37 साल का करियर, 4 से 5 मुख्यमंत्री, सारी जितनी भी चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर बीएसपी, एसपी, बीजेपी, चारों के टेन्योर में आपने वहाँ काम किया। सबसे बढ़िया आपका टेन्योर आपको कौन-सा लगता है कि किसके कार्यकाल में आपने या जो सीएम थे, योगी आदित्यनाथ का नाम तो आपने कई बार ले लिया है, कल्याण सिंह जी का भी नाम ले लिया। किस किसके टेन्योर में आप बहुत ज़्यादा फ्री होके काम कर सके और आपको लगता है कि हाँ, ये अगर थोड़ा और पहले आए होते तो यूपी कुछ और अलग होता? कल्याण सिंह जी का पहला जो टेन्योर था 1991 का, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उस समय मैं लखीमपुर खीरी में पोस्टेड था, तो आप समझ सकती हैं कि सिख मिलिटेंसी पे हमारा एक फ्री हैंड था। एक स्वतंत्र रूप से मैं एज पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में काम कर रहा था और उनका कोई दबाव नहीं था, उनका कोई प्रेशर नहीं था, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि उनके पार्टी के मंत्री भी वहाँ से थे, लेकिन उनका भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। और अगर होता भी था तो हम लोग इतने फ्री थे और इतने रूल बाउंड थे कि हम लोग उनका उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे कल्याण सिंह जी का टेन्योर एज अ चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा लगा। एक तो उनमें कुछ करने की लालसा थी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे किया। इनफैक्ट ही वाज अ वेरी बैलेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को साथ साथ लेकर चला और भयमुक्त समाज की बात उन्होंने ही पहली बार कही। और उसके बाद उन्होंने मुझे एसएसपी लखनऊ भी बनाया 1998 में। तो मैंने देखा है, हालांकि पहला वाला टेन्योर उनका बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू द सेकंड टेन्योर, बिकॉज सेकंड टेन्योर में एक साझा सरकार थी, कुछ दबाव डायलूशंस था, बहुत कुछ थे। दबाव भी था। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि 1998 में कल्याण सिंह के मुख्य नेतृत्व काल में हम लोगों ने शिया सुन्नी विवाद को भी उसका समाधान किया। 21 साल से अजादारी का जुलूस नहीं निकल रहा था, और निकल भी रहा था तो बहुत लिमिटेड वे में विद परमिशन निकल रहा था। मैंने और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हम दोनों ने मिलकर कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन के बाद दोनों कम्युनिटी, दोनों सेक्ट्स को बिठाया, शियाज़ को, सुन्नीज़ को, और 21 साल से जो चल रहा था विवाद, उसको हम लोगों ने उसका एक सर्वमान्य समाधान निकाला। उसके लिए राज्य सरकार ने हम लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया, हम लोगों को अवार्ड दिया, हमें और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अलावा कई और अधिकारियों को। तो दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट। मैंने पहली बार मुझे लगा कि सरकार जो है वो कॉम्युनल एमिटी चाहती है, एक सांप्रदायिक तनाव न हो और उसका एक समाधान निकले। वो मुझे कल्याण सिंह जी की बहुत अच्छी बात लगी कि वो बीइंग अ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द बीजेपी, he was equally concerned about Shia Sunni dispute which was hanging there for last 21 years। और पहली बार 1998 में लखनऊ में हम लोगों ने इस जुलूस को निकाला विद फुल फैनफेयर, और समझा गया कि नहीं ये, और दैट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, दैट वाज अ और सबसे हिस्टोरिक ज़्यादा डे। दबाव किसके कार्यकाल में आपको देखने को मिला? देखिए, दबाव जो है वो बड़ा ही मिसनोमर है, दबाव एज सच होता नहीं है। बहुत से पॉलिटिशियंस की जो बातें होती हैं वो अच्छी होती हैं, उनका वो उसको हम दबाव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको ये देख लेना चाहिए। अब देख लेने का मतलब ये नहीं है कि उसको करना ही है, आप उसको रूल बाउंड तरीके से देखिए, देखिए कि वो लीगल है या नहीं है, नियमानुसार है या नहीं है, और तब अगर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं होती है। बहुत से लोग या बहुत से लोग अ, अपने को शो ऑफ करने के लिए बताना चाहते हैं कि हमने तो ये मैं नहीं करना चाहता था लेकिन दबाव के कारण किया, जबकि दबाव नहीं था, वो रूल भी यही कह रहा था। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता या कोई मंत्री अगर कुछ ऐसी बात कहते हैं जो नियमानुसार सही है, तो उसे वो दबाव नहीं है। हर एक आदमी को ये अधिकार है कि आजकल आप कहीं पे भी जाएं तो आपको पैरवी करनी पड़ती है किसी से काम कराने के लिए। वो पैरवी सही है या गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन पैरवी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों पड़ता है? इसलिए कि हमारा रिड्रेशल सिस्टम जो है ग्रीवांसेस का, वो बहुत ही कम होता है, डाइल्यूट होता जा रहा है। अब आजकल ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना या ब्यूरोक्रेसी के पास जाना, किसी से मीटिंग करना, किसी से मिलना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो ये सेंसिटिविटी जो है, ये संवेदनशीलता जो है प्रशासन में होनी चाहिए कि बीइंग एन ऑफिसर, हाउ
हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू मीट पीपल, वो ज़रूरी है कि, और जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की सभी बातें जो है हस्तक्षेप के मामले में नहीं आती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है अलीगढ़ का, कि अलीगढ़ में जो मेरे साथ बहुत पहले हुआ, मेरी मात्र 4 साल की नौकरी थी, 1988, 87, 88 में हुई, और उस समय वो गृह राज्य मंत्री जो थे वो अलीगढ़ के थे, और उनका एक बोलबाला था, चूँकि गृह राज्य मंत्री थे तो नेचुरल है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के वो मालिक थे, और ख़ासकर अलीगढ़ में। लेकिन फिर भी मैंने उनके सो कॉल्ड एक रिश्तेदार को बंद किया, और उस पर काफ़ी प्रेशर हुआ, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ट्रांसफ़र करने के बाद भी लोगों का विरोध हुआ, और लोगों ने मेरे बारे में कहा कि नहीं, उनका ये ट्रांसफ़र जो है वो गलत हुआ है, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। और उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वीर बहादुर सिंह थे, उन्होंने इस ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया, और मैं फिर उसके बाद 9-10 महीने तक वहाँ रहा। तो मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप हो या ना हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या ना हो, आपको अपना काम एज़ पर रूल करना है, प्रैक्टिकल वे में करना है, कि जिससे कि एक लार्जर गुड एडमिनिस्ट्रेशन का वो परिलक्षित हो, वो दिखलाई दे। सबसे लास्ट डे जो आपका रिटायरमेंट वाला जिस दिन था, उसके बाद जो उसके एक दिन पहले जो बाथम कांड हुआ, वो आपको क्या अभी भी थोड़ा थ्रिल करता है कि हाँ, जाते जाते मैंने कुछ अच्छा किया? क्योंकि आपने लास्ट लाइन उसी के बाद लिखी है, मैंने कोशिश की हमेशा। वो लास्ट बट वन डे का जो 30th of January 2020 की जो घटना है जी। वो मुझे थ्रिल से ज़्यादा स्केयर करती है। अच्छा। मतलब मुझे डराती है। अब मैं कभी कभी उस घटना को सोचता हूँ तो लगता है कि क्या होता यदि 2-4 बच्चे अगर उनकी मतलब कैजुअलिटी होती, उनके साथ कोई जी, हादसा हो गया होता, तो मुझे ज़िंदगी भर इस बात का गम, इस बात का दुख रहता। जी। वो आप सोच लीजिए कि कितने डेलिकेट स्थिति में मैं था कि एक व्यक्ति जो स्टेट पुलिस चीफ है वो दूसरे दिन रिटायर कर रहा है, और दूसरे दिन रिटायर कर रहा है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप हैं, और वो एक्टिविटीज़ रिटायरमेंट की एक्टिविटीज़ हैं। मॉर्निंग में उसे पुलिस लाइंस में जाकर फेयरवेल परेड लेना है, उसके बाद लोगों को एड्रेस, अपने पुलिसकर्मियों को एड्रेस करना है, शाम को एट होम है जिसमें मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, और फिर उसके बाद हैंड ओवर करना है। इस पूरे दिन को अगर आप एक दिन पहले इस रूप में देखें कि क्या होता यदि 21 बच्चों में अगर 3-4 बच्चों की कैजुअलिटी हो जाती, या उनका बहुत अच्छे ढंग से हम उनको निकाल नहीं पाते, इवैक्यूएट नहीं कर पाते, रिलीज़ नहीं कर पाते, तो मेरे करियर पे एक दाग रहता, और वो दाग हमेशा रहता टिल आई वुड हैव बीन डेड। ये कह के कि आपका अंतिम जो समय रहा वो आपने, ठीक है, आपने उस क्रिमिनल को मार दिया, लेकिन 21 में से कुछ बच्चों को आप नहीं बचा पाए, तो इसका अफसोस हमें हमेशा रहता। और यही कारण था कि पूरी ऑपरेशंस को मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। लखनऊ में बैठा मैंने अपनी जितनी ऑपरेटिंग टीम जो मेरी थी, जो मेरे कमांडोज थे, उनसे पल पल की जानकारी मैं दे रहा था, ले रहा था, एंड आई वाज कन्वेइंग दिस टू द चीफ मिनिस्टर। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट था, और मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से ये ऑपरेशन फेल ना करे, और अंत में सब ठीक रहा। अंत में जब हम लोगों ने उस क्रिमिनल को मारा और सारे बच्चों को हम लोगों ने सकुशल वापस रिलीज़ करवाया, तो दैट वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर मी, एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। और मैं सोचता हूँ रेट्रोस्पेक्टिवली कि अगर कुछ हो गया होता तब क्या होता, और नहीं कुछ हुआ तो क्या। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि डीजीपी साहब, या तो आप हीरो बनेंगे कल या ज़ीरो बनेंगे, एंड दैट वाज समथिंग वेरी प्रोफाउंड, कि बात सही है कि अगर बच्चों को कुछ होगा तो मैं ज़ीरो रहूँगा। ज़ीरो के अलावा एक गिल्ट फीलिंग रहेगी, एक हमेशा एक ऐसा फील करने वाला मोमेंट आएगा कि जिससे मैं अच्छे अपने को कंफर्टेबल नहीं महसूस करूँगा। होम मिनिस्ट्री का फ़ोन आ रहा था, राजनाथ होम सिंह मिनिस्ट्री, का राजनाथ फ़ोन सिंह, आ रहा था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का आ रहा था, होम सेक्रेटरी का आ रहा था, सभी के आ रहा था, और सारा प्रेशर था उस पे, क्योंकि न्यूज़ में ये फ्लैश कर रहा था, और न्यूज़ में ये फ्लैश कर रहा था, सारे टीवी चैनल्स इसको दिखला रहे थे। एक तरह से आंखों देखा हाल टाइप का हो रहा था जो
होता था। तो मैं समझता हूँ कि दैट वाज अट्रैक्टिंग द प्रोमिनेंट प्लेस, और दैट वाज समथिंग वेरी डिमांडिंग एंड वेरी प्रेशराइजिंग ऑन मी। तो आपको क्या लगता है कि कभी-कभी मीडिया जो है वो गलत जगह पे गलत चीज़ें कर देती है, या फिर आप जो किताब में मैं पढ़ रही थी कि पहले आपको फ्लैश न्यूज़ दिखी कि ऐसा-ऐसा हो गया है और बाथम ने 21 बच्चों को जो है वो रख लिया है अपने घर में और वहाँ चीख-पुकार मच रही है, उसके बाद वहाँ के एसपी का फ़ोन आता है आपके पास। तो उस समय आपको मीडिया का रोल कैसा लगा? एक्चुअली मैं बता दूं कि ये हम लोगों ने शुरू में इसको अंडर एस्टिमेट किया, इस घटना को, अच्छा। और यही कारण था कि हमें बताया नहीं गया। हमें तो तब मालूम हुआ जब ये न्यूज़ में फ्लैश करने लगा, तब मैंने एसपी को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि व्हाट्स हैपनिंग। तब उसने बताया, तो मैंने कहा भी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उन लोगों को ये विश्वास था कि वो शायद इसको हैंडल कर लेंगे और बच्चों को निकाल लेंगे। इट वाज़ अ वेरी, गाँव में हो रहा था, बेसमेंट में हो रहा था, इतना उसकी मैग्नीट्यूड को वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे उस व्यक्ति का उग्र रूप धारण हो रहा था और जैसे-जैसे वो अपनी डिमांड्स को कर रहा था, हम लोगों ने लोकल एमएलए को वहाँ बुलाया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसएसपी सब वहाँ मौजूद थे। तो ये हमें लगता है कि मीडिया का रोल कोई बुरा नहीं था, लेकिन मीडिया के रोल को हम लोग थोड़ा लिमिट भी करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा था कि जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था या मुंबई में जब अटैक हुआ था, तो मीडिया आंखों देखा हाल दिखा रही थी, जिससे कि हैंडलर्स को बहुत फ़ायदा हो रहे थे। इस बात को मैंने अपने किताब में भी जिक्र जी। किया कि मैंने ऑपरेटिंग टीम को, अपने कमांडोज़ को, अपने आईजी को ये भी कहा कि किसी भी तरीके से मीडिया को वहाँ नहीं जाने देना है, नहीं तो सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस बात का आया था। तो मीडिया का रोल मैं नहीं समझता कि ख़राब था, लेकिन ये है कि मीडिया अपने विद इन द लिमिट्स दैट वाज वर्किंग एंड दैट वाज गुड आल्सो। मैं एक छोटी सी लिबर्टी लेना चाहूँगी, थोड़ा आरोप लग रहा है पुलिस पे इस सवाल में। करप्शन और पुलिस का जो है ये एक नाता है जिसको कि हमेशा ही कहा जाता है। आप जब वहाँ रहे, इतनी बड़ी पोजीशन पे भी पहुँचे, यूपी के सर्वे सर्वा थे, मतलब योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी को देखा जा रहा था तो ओपी सिंह जी को देखा जा रहा था, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस राज्य की, और सबसे बड़ा राज्य है अभी भी, बंटवारे के बाद भी, उत्तराखंड बन गया उसके बाद भी। करप्शन क्यों नहीं कम हो पा रहा है पुलिस में? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि करप्शन की बात जब हम करते हैं तो केवल पुलिस की ही बात क्यों करते हैं। पुलिस भी उसी समाज से आती है, सीधे जुड़ाव है सीधे जनता जुड़ाव से। है, इसलिए कि आपको दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो बहुत दिखलाई देता है, चूंकि वर्दी वाले कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि अगर पूरे समाज की बात करें तो समाज में ही भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और ये बात भी सही है। हमें समाज में पुलिस की भूमिका से इसलिए ख़राब है और दुख होता है, क्योंकि पुलिस जो है वो लोगों के स्वतंत्रता का हनन करती है। वो ज़्यादा दुखदाई है कि रूल ऑफ लॉ नहीं अटेंड करके आप उनको, उनके लिबर्टीज़ को कर्टेल कर रहे हैं, उनके फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा दुखदाई होती हैं। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार तो है ही है, इसे कोई वो नहीं कर सकता, और ये पुलिस लीडरशिप की को चाहिए कि इस बात को देखे कि किस प्रकार हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट को बहुत ही क्विक तरीके से करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो हम कितना फास्ट एक्ट कर सकते हैं और हमारा मैकेनिज्म कैसा हो जिससे कि हम भ्रष्टाचार पे काबू ला सकें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस लीडरशिप के लिए। एक लाइन और इसमें जोड़ूंगी कि कहते हैं कि सुनार, ज्वेलर्स और पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। हाँ? ऐसा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों ऐसा? मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं। हाँ। मुझे तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बहुत ही क्लोज रहते हैं, डिस्पाइट नोइंग फुली दैट आई एम अ पुलिसमैन। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी नीयत कैसी है और आपका कंडक्ट कैसा है। आप खुद को अगर 37 साल का अपना करियर देखें तो आप खुद को कहाँ मापते हैं कि किस पोजीशन पे आप रहे एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर? अवार्ड तो बहुत मिले आपको, लेकिन खुद को आपको अगर रैंकिंग करनी हो तो आप कहाँ करेंगे? देखिए, इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पूरी दुनिया में और ख़ासकर हमारे समाज में एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, गरीबी बहुत है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी न किसी को किसी से कुछ बात करनी होती है और कुछ समस्या का निदान करना होता है। मैं समझता हूँ कि वो कहीं न कहीं जिससे बात करनी होती है और जिससे उम्मीद की जाती है कि वो हमारी बात सुनेगा, वो पुलिसमैन है।
वो पुलिसकर्मी है। तो पुलिसकर्मी जितने भी संवेदनशील स्थिति में बात करेगा, अपने कंडक्ट को दिखाएगा, अपनी पुलिसिंग करेगा, मैं समझता हूँ वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा उसका प्रशासन होगा। मैंने एक संवेदनशील पुलिसिंग की बात की और उसको आगे ले जाने की कोशिश की। जब मैं यंग ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट में था या रेंज में था या ज़ोन में था, तब भी मैंने एक सेंसिटिव पुलिसिंग की बात की, जिसका प्रधानमंत्री मोदी साहब भी उसका ज़िक्र करते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, सेंसिटिव पुलिसिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कंपैशनेट पुलिसिंग या सेंसिटिव पुलिसिंग की ज़रूरत है। लोगों की बात आप सुनें, उनकी बातों को ऐसे देखें जैसे वो आपके साथ हो रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि उसमें मैं 100% नहीं पास कर पाया। मुझे अभी भी लगता है कि अभी और ज़रूरत थी, और मुझे उसमें ध्यान देने की ज़रूरत थी, और भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी। रेट्रोस्पेक्टिवली मैं सोचता हूँ कि पुलिस को शुड बी मोर सेंसिटिव, शुड बी मोर कंपैशनेट, should be more rule bound, should be more to the needs of the people, towards the needs of the people. तो इन सब चीज़ों का तो एहसास रहता ही है, और वो लगता है कि वो और होना चाहिए था। पुलिस रिफॉर्म की भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि पुलिस में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, और आईपीसी की धाराएं कई सारी चेंज कर दी गई और पूरा नियम बदला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कितना फ़र्क डालेगा सोसाइटी में, और पुलिस रिफॉर्म अगर होती है तो वो किस तरह से होना चाहिए?